ड्राइंग सिर्फ टैलेंटेड लोग ही बना सकते हैं या हर बच्चा एक आर्टिस्ट बन सकता है? आज की क्लास के बाद आप खुद इसका जवाब दे देंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम क्लास 6 फाइन आर्ट्स की एक नई जर्नी शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। हर कंसेप्ट को बिल्कुल सिंपल हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझने वाले हैं। डिफिकल्ट वर्ड के इजी मीनिंग को भी जानेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट और एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट्स को भी कवर करेंगे, ताकि आपको अलग से इस लेक्चर के बाद कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए अपने नोटबुक, अपना पेन और अपनी एनसीईआरटी को साथ में रखिए और शुरू करते हैं हम आज का अपना चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट एंड स्टिल लाइफ। वेलकम टू द फर्स्ट चैप्टर। पहले चैप्टर पे आपका स्वागत है, where your visual and art will narrate a story through the world of object and still life। जहां आपके बनाए हुए विजुअल, आपकी बनाई हुई तस्वीरें, वो तस्वीरें ऑब्जेक्ट या स्टिल लाइफ की हो सकती हैं, और जो वो तस्वीरें होंगी ना, वो अपने आप में एक स्टोरी को नरेट करेंगी। क्या जो आपके विजुअल होंगे वो, और किस चीज के विजुअल हो सकते हैं वो? ऑब्जेक्ट के और स्टिल लाइफ के। ये जो आपके विजुअल्स होंगे जो आप क्रिएट करेंगे, वो अपने आप में एक स्टोरी को नरेट करने वाली है। यू विल लर्न टू ऐड लाइफ टू द स्टिल ऑब्जेक्ट। आप स्टिल ऑब्जेक्ट में लाइफ ऐड करना जानेंगे। हाउ? अब आप कैसे जानेंगे? बाय लर्निंग हाउ टू कनेक्ट विद देम। आपको ये जानना पड़ेगा कि आप उनसे कनेक्ट कैसे करेंगे। बाय बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग स्टोरी अराउंड देम। आप उनके पास, उनके अराउंड एक स्टोरी बिल्ड करेंगे। बाय ऑब्जर्विंग देयर कंपोजिशनल अरेंजमेंट। उनकी जो कंपोजिशनल अरेंजमेंट होगी, आपको उसे भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कंपोजिशनल अरेंजमेंट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूंगी एक वाटर बॉटल का। वाटर बॉटल जब आप देखते हैं, जब आप ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको नजर आता है कि उसके ऊपर एक कैप भी लगा होता है ना। उसके ऊपर कुछ कई बार हो सकता है कि ड्राइंग्स भी की गई हो, कई बार हो सकता है उसमें बहुत सारे कलर्स आपको देखने को मिले, पानी आपको उसमें देखने को मिल रहा है ऑब्वियसली। तो एक ऑब्जेक्ट को जब आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसके अंदर, उस एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी और चीजें हैं जो मिला करके उस ऑब्जेक्ट को बना रही हैं। जैसे कि बॉटल का जब हमने एग्जाम्पल दिया, तो वो कैप, जो ढक्कन होगा बॉटल का, जो उसके ऊपर बनी हुई कुछ तस्वीर हो सकती है, या उसके ऊपर बने हुए जो पिक्चर्स के कलर्स हो सकते हैं, वो सारी चीजें मिला करके उस बॉटल को बना रही हैं। तो वो सारी चीजें जो उस बॉटल के अंदर प्रेजेंट है, वो ढक्कन, वो कलर, वो सारे उसके कंपोजिशनल अरेंजमेंट्स हैं। ओके। बाय ऑब्जर्विंग हाउ द लाइट फॉल ऑन देम। आपको ये भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपकी लाइट कैसे फॉल होती है एक ऑब्जेक्ट पे, शेडो कैसे बनती है, शेड्स एंड शेडोज कैसे बना रही हैं वो। जब लाइट ऑब्जेक्ट पे आती है, तो उसकी शेड और शेडो बनती है ना। वो कैसे बन रही है वो भी आपको देखना पड़ेगा। और ये सब आपको चीजें क्यों देखनी है? क्योंकि आपको एक स्टिल ऑब्जेक्ट में लाइफ ऐड करनी है। तो बेटा, ये जो आर्ट होता है, जो ड्राइंग होती है, स्पेशली जब हम ड्राइंग की बात करें, तो ड्राइंग अपने आप में कितनी ब्यूटीफुल चीज है ना। क्योंकि आप ड्राइंग की मदद से एक स्टिल ऑब्जेक्ट में, मतलब आप ये समझ लें कि सिर्फ एक तस्वीर में आप पूरी जान डाल सकते हैं। आपको वो बिल्कुल जिंदा चीज दिखाई देगी, है ना। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आगे बढ़ते हैं। इवन इफ दे अपीयर सेपरेट फ्रॉम वन पॉइंट, हाउ डू दे ओवरलैप फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू। एक एंगल से या एक व्यू से अगर दो ऑब्जेक्ट अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो कैसे वो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे वो दूसरे एंगल से जब देखे जाते हैं, तो वो ओवरलैप करते हैं। हमें इसके बारे में भी जानकारी लेनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। आगे देखते हैं। ईच ड्राइंग विल डीपन योर ऑब्जर्वेशन। आपकी जितनी भी ड्राइंग्स होंगी, हर एक एक ड्राइंग के साथ आपकी ऑब्जर्वेशन डीपन होती जाएगी, गहरी होती जाएगी। एंड यू विल स्टार्ट डिपिक्टिंग ऑब्जेक्ट इन योर सराउंडिंग एज यू परसीव देम। और उसके बाद क्या होगा, जब एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, तो आप इस केपेबल भी हो पाएंगे बेटा, कि जो आप सराउंडिंग में अपने ऑब्जेक्ट देखते हैं, अपने घरों में देखते हैं, है ना, या अपने स्कूल के आसपास आप कुछ ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, तो उनको सिर्फ देखने मात्र के बाद से ही, मतलब आप सिर्फ उनको देख करके उनकी इतनी ब्यूटीफुल इमेजेस बना सकते हैं कि मतलब इट्स वेरी ब्यूटीफुल, है ना। तो आपको सिर्फ फाइन आर्ट्स को, जो आपका ये सब्जेक्ट है, आपको सिर्फ इसे ऐसे नहीं पढ़ना है कि पेपर होगा हमें पढ़ना पड़ रहा है, नो। आपको इसे पढ़ना है अपने अंदर के टैलेंट को देखने के लिए, अपने अंदर के टैलेंट को समझने के लिए।
ठीक है, क्योंकि यहाँ ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी बात लिखी है कि यू विल स्टार्ट डिपिक्टिंग ऑब्जेक्ट, आप डिपिक्ट करना ऑब्जेक्ट को शुरू कर देंगे, आप उनके चित्र बनाना तक शुरू कर सकते हैं। इन योर सराउंडिंग एज यू परसीव देम, जैसे जैसे अपनी सराउंडिंग में आप उन्हें देखेंगे, परसीव करेंगे, तो आप ऑब्जर्वेशन को डीप करने के बाद उनको डिपिक्ट करना, उन्हें बनाना भी शुरू कर सकते हैं। ओके, ईच एक्टिविटी विल शार्पन योर स्किल्स ऑफ शेप रिकॉग्निशन, और हर एक एक्टिविटी जो एनसीईआरटी आपको बताएगी वो आपकी स्किल को शार्प करेगी। कौन सी स्किल को? शेप की रिकॉग्निशन वाली स्किल को, जिस स्किल की मदद से आप किसी भी शेप को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, उस एक स्किल को एनहांस करेगी, शेप करेगी ये एक्टिविटीज। तो इन्हें बहुत ध्यान से करना है। You will understand how to create forms by adding depth to the object. आप ये जानेंगे कि कैसे, how to create form, आप forms कैसे बना सकते हैं, different different forms कैसे बना सकते हैं, और कैसे उन object में आप depth add करेंगे जिसकी वजह से वो 3 dimensional लगने लगे। Okay? By adding depth to them, making them look 3 dimensional. Okay. You will also find exciting activities like creating flip books. आप flip books बनाने जैसी exciting activities को भी देखने वाले हैं। So get ready to ignite your creativity. तो अपनी creativity को, आपकी जो अंदर की creativity है, उसे ignite करने के लिए, उसे और बढ़ाने के लिए तैयार हो जाइए, और साथ में ही तैयार हो जाइए नर्चर करने के लिए अपने अंदर के आर्टिस्टिक टैलेंट को। चलिए एक्टिविटी 1 पे आते हैं। एक्टिविटी 1 हमें कहती है एक्सप्लोर ऑब्जेक्ट फ्रॉम सराउंडिंग। अपनी सराउंडिंग से ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोर करिए, देखिए, लुक अराउंड यू, अपने आसपास देखिए, एंड ऑब्जर्व द वेरियस ऑब्जेक्ट, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो आपके आसपास प्रेजेंट हैं उन्हें ऑब्जर्व करिए। व्हाट मटेरियल इज ईच ऑब्जेक्ट मेड ऑफ, ये जो सारे ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं ये किन मटेरियल्स के बने हुए हैं, किन चीजों के बने हुए हैं ये। पॉज एंड थिंक अबाउट व्हाई दे आर ऑफ अ पर्टिकुलर शेप, आप थोड़ा थोड़ा विराम दीजिए और सोचिए कि क्यों ये जो आपके आसपास दिख रहे ऑब्जेक्ट हैं ये उस पर्टिकुलर शेप के बने हुए हैं। जैसे ग्लास है, वो ग्लास उसी पर्टिकुलर शेप का क्यों बना हुआ है, इन सब चीजों के बारे में सोचिए। इज देयर अ रीजन बिहाइंड देयर शेप एंड फॉर्म, क्या उस ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर शेप और फॉर्म होने का कोई रीजन है, उसके पीछे कोई रीजन है। ऑल्सो ऑब्जर्व द स्पेस अराउंड दीज ऑब्जेक्ट्स, और साथ ही साथ इन ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते टाइम ये भी ऑब्जर्व करिए कि उसके आसपास का जो स्पेस है वो कैसा दिख रहा है, उसे भी ऑब्जर्व करिए। मूव अराउंड एंड ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट एंगल, अब क्या करिए कि ऑब्जेक्ट के आसपास थोड़ा घूमिए, थोड़ा मूव करिए ऑब्जेक्ट को, या खुद मूव होइए और उसे बहुत सारे एंगल से देखने की कोशिश करिए। आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम ऑब्जर्विंग, कुछ टाइम ऑब्जर्वेशन पे स्पेंड करने के बाद सिलेक्ट 2 or 3 ऑब्जेक्ट यू वुड लाइक टू ड्रॉ। अब आपने कुछ टाइम ऑब्जर्वेशन पे स्पेंड किया, अब जैसे आपने उसे डिफरेंट एंगल से ऑब्जर्व किया, उसकी शेप, उसकी साइज, हर एक चीज को ऑब्जर्व किया, अब आप क्या करिए, ऐसे कुछ 2 से 3 ऑब्जेक्ट उठाइए और उन्हें ड्रॉ करने की कोशिश करिए, और आप देखिए आप उन्हें कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट है जिसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। आगे देखते हैं एक्टिविटी 2, ड्रॉ ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट वेज। अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है डिफरेंट तरीकों से। ईच पर्सन ड्रॉज डिफरेंटली, हर एक इंसान, हर एक बच्चा अलग तरीके से ड्रॉ करता है, उसकी ड्रॉइंग डिफरेंट होती है, ठीक है। दिस मेक्स देयर एक्सप्रेशंस यूनिक, और जो ये डिफरेंट ड्राइंग का तरीका होता है ना, यही उनके यूनिक एक्सप्रेसिव वे को दिखाता है, वो उनके यूनिक एक तरीके को दिखाता है जिसकी वजह से वो दुनिया को देखते हैं या उस तस्वीर को आगे शो करते हैं दुनिया में। हियर आर सम आइडियाज यू कैन ट्राई, यहाँ पे कुछ आपके पास आइडियाज दिए हुए हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, हम इन्हें पढ़ते हैं। यू कैन ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग 1 कंटिन्यूअस लाइन, आप एक कंटिन्यूअस लाइन की मदद से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा यू कैन नॉट पिक अप योर पेंसिल फ्रॉम द पेपर वाइल ड्रॉइंग द ऑब्जेक्ट। जब आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर रहे होंगे तो आप पेंसिल को नहीं उठा सकते पेपर से, आपको पेंसिल को रख के रखना है। जैसे मैं यहाँ बना रही हूँ, मान लें मैं कोई ड्राइंग बना रही हूँ तो मैं अपनी पेंसिल नहीं हटा सकती हूँ, मुझे बस इसे ऐसे ही ड्रॉ करना होगा और मैं ये
हो गया, ठीक है। मैंने पेंसिल नहीं हटाई, मैंने कंटिन्यूअस पेंसिल रखी और वैसे इसे ड्रॉ किया। दिस मीन्स यू कैन नॉट पिक अप योर पेंसिल फ्रॉम द पेपर वाइल ड्रॉइंग द ऑब्जेक्ट। आस्क योर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट से अब आप पूछिए जो आपके साथ पढ़ते हैं, इफ दे कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस ड्रॉइंग, तो क्या आपके जो क्लासमेट हैं वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को जो आपने ड्रॉ किया है। यू कैन ड्रॉ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब दूसरी चीज जो हमें आती है, जो हमें ड्रॉइंग करने के लिए हमने दूसरा दूसरा तरीका जो हम अपना सकते हैं वो ये है कि यू कैन ड्रॉ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आप जो ऑब्जेक्ट है आपके पास उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को बना सकते हैं, है ना। फॉर इंस्टेंस जैसे कि वाइल ड्रॉइंग अ वाटर बॉटल, अब मैंने वाटर बॉटल ड्रॉ करनी है बेटा, है ना, तो मैं क्या करूंगी, ड्रॉ करूंगी ईच पार्ट को सेपरेटली, अलग अलग तरीके से मैं तीनों को ड्रॉ करूंगी, अलग अलग ड्रॉ करूंगी, एक साथ नहीं ड्रॉ करूंगी। और मैं क्या क्या ड्रॉ करूंगी, कैप को, जो बॉटल का ढक्कन होगा, जो कंटेनर होगा, है ना, जो बॉडी होगी जिसमें पानी होगा, और सो ऑन। मैं उसके ऊपर की कुछ, अगर मान लो ड्राइंग बनी हुई है मेरी बॉटल के ऊपर या ऐसा कुछ उसमें ब्यूटीफुल सा चीज कुछ बना है उसको ड्रॉ करूंगी, है ना, उसको अलग अलग ड्रॉ करूंगी। एंड नोटिस द डिफरेंस इन प्रपोर्शन। और आपको एक और चीज का ख्याल रखना है कि डिफरेंस इन प्रपोर्शन, कि बॉटल ऑब्वियसली थोड़ी छोटी होगी देखने में, है ना, उसकी प्रपोर्शन भी छोटी होगी, लेंथ और ब्रेथ छोटी होगी। मान लें वो बॉटल इतनी सी होगी सिर्फ, और जो बॉडी होगी, बॉडी इतनी बड़ी होगी, तो इस चीज का हमने ख्याल रखना है, ठीक है। ऐसी चीज है। चलिए आगे देखते हैं। ट्राई टू ड्रॉ द सेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम 3 डिफरेंट एंगल। अब आपने क्या करना है, तीसरा आप चीज अपना सकते हैं कि 3 डिफरेंट डिफरेंट एंगल से अब आपको अपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है। चेंज योर पोजीशन और मूव द ऑब्जेक्ट अराउंड। अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को ना मूव करें, या फिर आप ऑब्जेक्ट को मूव कर दें, दोनों चीजें आप कर सकते हैं। और मूव द ऑब्जेक्ट अराउंड। यू कैन प्लेस द ऑब्जेक्ट ऑन द फ्लोर और इवन हैंग इट। आप क्या कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, जो चीज आपने ड्रॉ करनी है, फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉटल ही अगर ड्रॉ करनी है तो आप उसे जमीन पे रख सकते हैं, फ्लोर पे रख सकते हैं, ताकि वो ज्यादा मूव ना करे। और जब आप उसे खुद मूव करना चाहते हैं तब आप उसे मूव कर लें, या फिर आप उसे हैंग कर लें कहीं, उसे ऐसे मतलब टांग के रख दें, है ना, तो उस तरीके से भी आपको आसानी होगी ड्रॉ करने में। आफ्टर यू फिनिश योर 3 ड्राइंग, जैसे ही आपने अपनी 3 ड्राइंग्स कंप्लीट कर लिया होगा, शेयर देम विद योर क्लासमेट्स। अब अपने क्लासमेट्स के साथ, आपके साथ जो बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ आप उन्हें शेयर करिए। विच ऑफ द 3 ड्राइंग्स डू दे फाइंड मोस्ट इंटरेस्टिंग। अब जो 3 ड्राइंग डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आपने बनाई थी, उनमें से कौन सी इंटरेस्टिंग लगी, आपको कौन सी इंटरेस्टिंग लगी, आपके दोस्तों को कौन सी इंटरेस्टिंग लगी, ये फाइंड आउट करिए। अब यहाँ पे हम एक रिडल पढ़ने वाले हैं। काफी क्यूट सा रिडल है ये, मैं इसे पढ़ के बताती हूँ, इसे समझाती हूँ थोड़ा सा। हु एम आई, कौन हूँ मैं। मैं तो टीचर हूँ, पर ये रिडल पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। वेर एवर यू गो, जहां तुम जाते हो, आई फॉलो, मैं तुम्हें फॉलो करता हूँ। आई हैव नो फेस और फॉर्म, मेरा कोई चेहरा नहीं है, मेरा कोई फॉर्म नहीं है। यू कैन सी मी, तुम मुझे देख सकते हो, बट यू कैन नॉट टच मी, पर तुम मुझे छू नहीं सकते। मैं कौन हूँ। वैसे तो यहाँ पे आंसर लिखा है, पर क्या आप इस रिडल का कोई और आंसर दे सकते हैं, मतलब शैडो के अलावा। शैडो तो एक बहुत ही इजी सा इसका आंसर था, कि आप शैडो को देख देख सकते हैं, आप उसे छू नहीं सकते, वो आपके साथ साथ चलती है। क्या आप किसी और चीज का एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ इस रिडल के आंसर में, तो मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। आगे देखते हैं, कंटिन्यू। ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल फाउंड एट होम। डिफरेंट मटेरियल जो आपके घर पे पाए जाते हैं, आप उनको ड्रॉ करिए। फाइंड ऑब्जेक्ट मेड ऑफ वुड, मेटल, क्ले, प्लास्टिक, क्लॉथ एक्सेट्रा। ऑब्जेक्ट ढूंढिए, ऑब्जेक्ट को फाइंड करिए जो कि लकड़ी के बने हुए हो, मेटल के बने हुए हो, क्ले के, प्लास्टिक के, क्लॉथ के एक्सेट्रा, इन सब चीजों से कुछ जो ऑब्जेक्ट बने हुए हो उनको फाइंड करिए। प्लेस देम वेयर देयर इज सम लाइट। किसी ऐसी जगह पे इनको प्लेस करिए जहां पे कुछ लाइट हो। क्या क्या, वुड हो सकता है, वो मेटल हो सकता है, क्ले हो सकता है, प्लास्टिक, क्लोथ एक्सेट्रा, इन सब चीजों को किसी ऐसी जगह पे प्लेस करिए जहां थोड़ी सी लाइट हो। क्रिएट एन आउटलाइन ड्रॉइंग एंड ट्राई टू मैप द डार्क एंड लाइट एरिया। अब क्या करिए, एक आउटलाइन ड्रॉइंग करिए, जो आपने ऑब्जेक्ट लिया उसकी आउटलाइन जैसी ड्रॉ करिए। जैसे मान लीजिए ये आपने कोई आउटलाइन ड्रॉ कर दिया है ना, और अब इसमें
डार्क डार्क आपको कहाँ करना है और आपको लाइट लाइट एरिया कहाँ करना है शेड, उसको नोटिस करिए, उसको मैप करिए, देखिए। नोटिस द कलर एंड शेप ऑफ शैडो। अब जो उसकी शैडो बन रही थी, जो उस ऑब्जेक्ट की शैडो बन रही थी, उसका शेप क्या था, उसकी कलर क्या थी, उस चीज को नोटिस करिए एंड इंक्लूड दीज इन योर ड्राइंग। और कोशिश करिए कि आप इन्हें अपनी ड्राइंग में इंक्लूड कर सकें। जैसे ये यहाँ पे है, यहाँ काफी डार्क शेडो बन रही है हमारे पास, यहाँ भी काफी, यहाँ इससे भी ज्यादा डार्क बन रही है, यहाँ बहुत ज्यादा डार्क बन रही है, यहाँ बिल्कुल लाइट लाइट है, हल्की हल्की सी है बिल्कुल, और यहाँ पे बहुत लाइट है ना। और आप यहाँ यहाँ कह सकते हैं बिल्कुल ही लाइट है, बिल्कुल ही लाइट मतलब। वैसे यहाँ पे काफी लाइट लाइट शेडो बन रही है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एक्टिविटी 3, लाइट एंड शेड। लाइट एंड शेड के बारे में पढ़ते हैं। प्लेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू। अपने सामने कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट को प्लेस करिए, ऑब्जर्व करिए उनकी शेप को, शेड्स को, शैडो को, एंड हाउ लाइट फॉल ऑन देम। आपने क्या करना है, अपने सामने कुछ ऑब्जेक्ट रखने हैं, उसकी शेप को देखना है, उनकी शेड्स क्या क्या है, शैडो क्या कैसी बन रही है, लाइट कैसे फॉल हो रही है उस ऑब्जेक्ट पे, इन सब चीजों का आपने देखना है, ऑब्जर्व करना है। वट इज द शेप ऑफ देयर शैडो, उसकी शैडो की शेप क्या है उसको ऑब्जर्व करिए। ऑन विच साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट डू यू सी देयर शैडो, कौन सी साइड पे आप उस शैडो को देख रहे हैं, जो उस ऑब्जेक्ट में बन रही है वो आप देखिए, उसे जानिए। ये 3 चीजों का आप पता करिए। उसके बाद यूज अ पेंसिल एंड ट्राई अ फ्यू एक्सपेरिमेंट्स। अब आपको क्या करना है, एक पेंसिल लेनी है और ट्राई करने हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स को, ठीक है। वेरी द प्रेशर एज यू क्रिएट रिदमिक स्ट्रोक्स। रिदमिक स्ट्रोक होता है, रिदम में आप स्ट्रोक्स लगा रहे हैं, स्ट्रोक मतलब आप पेंसिल को मूव कर रहे हैं रिदम में, बिल्कुल है ना, यहाँ से बिल्कुल आप रिदम में कर रहे हैं वो, एक बिल्कुल पैरेलल तरीके में, ब्यूटीफुल से तरीके में। चलिए, वेरी द प्रेशर एज यू क्रिएट रिदमिक स्ट्रोक। अब आप वेरी करिए अपने प्रेशर को। यहाँ पे मान लीजिए आपने बहुत तेज प्रेशर रखा है और इसे यहाँ पे नीचे आते आते थोड़ा प्रेशर को रिड्यूस किया है। यहाँ आपने प्रेशर हार्ड रखा था, मतलब थोड़ा ज्यादा रखा था, यहाँ नीचे कम था, ज्यादा था, कम था, इस तरह से, है ना। वेरी करिए अपने प्रेशर को जैसे जैसे आप रिदमिक स्ट्रोक्स करेंगे किसी भी डायरेक्शन में। आर यू एबल टू क्रिएट लाइट एंड डार्क टोन्स। और जैसे आप ये सब करेंगे, जैसे आप ये रिदमिक स्ट्रोक्स करेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जहाँ आपने प्रेशर ज्यादा रखा था, यहाँ पे डार्क टोन बन रही है, और जहाँ प्रेशर कम था वहां लाइट टोन बन रही होगी। आफ्टर यू हैव प्रैक्टिस्ड दिस ऑन अ सेपरेट पेपर और ड्राइंग बुक, ड्रॉ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे अब आपने ये रिदमिक स्ट्रोक्स के बारे में जाना कि ये क्या होते हैं, कैसे इन्हें किया जाता है ना, क्या लाइट और क्या डार्क टोन होते हैं, आपने इसके बारे में समझा, प्रैक्टिस किया होगा आपने अपनी एक सेपरेट पेपर पे किया होगा या फिर ड्राइंग बुक के ऊपर किया होगा। अब क्या करिए कि आप इसे प्रैक्टिस करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करिए जो आपके सामने रखा हुआ था, है ना। यहाँ पे हमने बात की कि हमने ये सारी चीजें सामने रखे हुए ऑब्जेक्ट पे ऑब्जर्व करी, तो अपने सामने रखे हुए ऑब्जेक्ट पे आप अब इन सब चीजों को अप्लाई करिए और ड्रॉ करने की कोशिश करिए उस ऑब्जेक्ट को जो अब आपके सामने प्रेजेंट है। विद इन द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट की आउटलाइन, ऑब्जेक्ट को जो आपने क्रिएट किया है, जो उसका आपने सिर्फ एक अभी इमेज जैसा क्रिएट किया हुआ था, अब क्या करिए उसके अंदर क्रिएट करिए पेंसिल के स्ट्रोक्स को फ्रॉम लाइट टू मीडियम टू डार्क टोन। पहले तो आप सिर्फ आउटलाइन बनाइए, पहले तो आप सिर्फ वो कैसा कैसा दिख रहा है उसका रफ रफ सा स्ट्रक्चर बना दीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, वो आउटलाइन बनाने के बाद अब उसके अंदर पेंसिल के स्ट्रोक्स की मदद से लाइट, मीडियम और डार्क टोन्स को पेंसिल के स्ट्रोक के थ्रू इंट्रोड्यूस करिए। ओके, ऑल्सो ऑब्जर्व द शेडो एंड शो देम इन योर ड्रॉइंग। आप उस शेडो को भी ऑब्जर्व करिए जो बन रही है, एंड शो देम इन योर ड्रॉइंग, और अपनी ड्रॉइंग में उसे शो करिए, दिखाइए। आगे हम बात करेंगे अमृता शेरगिल जी के बारे में। ओके, अमृता शेरगिल जी की बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग्स है। यहाँ पे देखिए एक आपको पेंटिंग नजर आ रही होगी। चलिए, इनके बारे में अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अमृता शेरगिल जी, मैं आपको यहाँ से बहुत ज्यादा नहीं बता रही हूँ, मैं आपको सिर्फ इसका ना थोड़ा इंट्रो सा दे देती हूँ कि अमृता शेरगिल जी क्या थी, है ना, और क्यों हम उन्हें इतना जानते हैं, क्यों वो इतनी पॉपुलर है। पहले तो वो एक मॉडर्न इंडियन विमेन आर्टिस्ट थी, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग्स वो बनाती थी। 1913 में, 1913 में वो पैदा हुई थी।
उनकी जो मदर थी वो हंगरी से थी, एक कंट्री का नाम है ये, और जो उनके फादर थे वो एक इंडियन थे। ठीक है, उन्होंने आर्ट की स्टडी करी पेरिस में, और जब वो 21 साल की थी तो वो इंडिया रिटर्न आई, इंडिया वो घूमने आई थी। शी ट्रेवल्ड अक्रॉस अराउंड द स्मॉलर टाउन्स एंड विलेजेस विद हर कैनवसेस, ऑयल पेंट्स एंड ब्रश। अपने कैनवस, अपने ऑयल पेंट और अपने ब्रश के साथ उन्होंने बहुत सारे विलेजेस को देखा, बहुत सारी छोटे छोटे टाउन्स को वो घूमी, उन्होंने वहां पे ऑब्जर्व किया। उनकी जो पेंटिंग्स थी वो इतनी ब्यूटीफुल होती थी, बिल्कुल जैसे अर्दी सा, बहुत ऐसा लगता था कि बहुत ही सुंदर, बिल्कुल नेचुरल उनकी पेंटिंग नजर आती थी हमें, है ना। और वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई थी, बहुत ज्यादा उन्हें प्रभाव पड़ा था हमारी यहाँ की कंडीशन का। कौन सी कंडीशन? जो हम टाउन्स में मतलब देखते हैं कंडीशन, है ना, जो हमारा बिल्कुल एंशियंट वाला कल्चर था, जो 1900 के टाइम पे प्रेजेंट था, है ना, 1940-50 के आसपास वो काफी ऑब्जर्व कर रही थी। तो उस टाइम पे जितना भी हमारा कल्चर था, जितनी भी हमारी ट्रेडिशनल पेंटिंग्स थी, लोग थे, वो उसको काफ़ी ऑब्जर्व कर रही थी, और उन्हें काफ़ी वो चीज़ अफेक्ट भी हुई, काफ़ी चीज़ों के बारे में उन्होंने जाना, है ना। एंड उनकी जो पेंटिंग थी, जितनी भी वो पेंटिंग्स बनाती थी, वो इसी चीज़ के बेस्ड होती थी, यही थीम उनका होता था मैक्सिमम, जो कि इंडियन पीपल, उनकी कंडीशन, वो कैसे रहते हैं, क्या हमारा कल्चर है, उसी के आसपास वो पेंटिंग्स ड्रॉ करना पसंद करती थी। चलिए, आपको सिर्फ ये जानना था कि अमृता शेरगिल जी एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट थी हमारे। हंगरी से उनकी मदर थी, इंडिया से उनके फादर थे। 21 साल की उम्र में वो इंडिया में आई, और इंडिया की इतनी ब्यूटीफुल कल्चर, इतनी ब्यूटीफुल हेरिटेज, इतनी जो हमारी खूबसूरती थी हमारे कल्चर की, उससे वो इम्प्रेस हुई, अफेक्ट हुई बहुत ज़्यादा। और इसी के अफेक्ट होने के बाद से, इसी इतनी ब्यूटीफुल चीज़ों के वजह से जब वो इफेक्ट हुई, उन पर इफेक्ट पड़ा इन सब चीज़ों का, तो उसी के अराउंड उन्होंने अपनी पेंटिंग्स को ड्रॉ करना शुरू कर दिया, जैसे कि एक पेंटिंग यहाँ पे बताई गई है। और ज्यादातर जो उनके थीम्स होते थे वो इंडिया के कल्चर से ही रिलेटेड होते थे। आगे लिखा है, डिस्कस एंड टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट, लाइट, शेड एंड शेडो सीन इन दिस पिक्चर। ये जो आपको यहाँ पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं, ये कुछ ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे गिवन है, इसकी अरेंजमेंट कैसी है, किस तरह से इनको अरेंज किया गया है, लाइट कैसे फॉल हो रही है यहाँ पे, और शेडो कैसे बन रही है, इस चीज के बारे में डिस्कस करिए। एंड शेडो सीन इन दिस पेंटिंग, जितनी भी आपको शेडो यहाँ पे दिखाई दे रही है उसके बारे में आपको डिस्कशन करना है। एक्टिविटी 4 पे आते हैं, थ्रू द आईज ऑफ एन आर्टिस्ट। अब आपको अपनी आंखों से नहीं देखना है, अब आपको एक आर्टिस्ट की आंखों से देखना है। चलिए, आपको आप एक आर्टिस्ट की तरह नजर आएंगे। ओके, अब आप एक आर्टिस्ट की तरह अपने आप को देखेंगे और उसी तरह आप ऑब्जर्व करेंगे। पढ़ते हैं, आर्टिस्ट हैव अ प्रैक्टिस ऑफ स्टडिंग ऑब्जेक्ट। आर्टिस्ट क्या होते हैं ना, उन्हें एक प्रैक्टिस होती है किस चीज की, ऑब्जेक्ट को स्टडी करने की, स्टडिंग द ऑब्जेक्ट। दे अरेंज देम इन अ ग्रुप टू क्रिएट ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स एंड फोटोग्राफ। आर्टिस्ट क्या करते हैं, अरेंज करते हैं जो भी चीजें जिसके ऊपर वो स्टडी कर रहे हैं उन्हें अरेंज करते हैं, है ना, और एक ग्रुप बनाते हैं उसके अरेंजमेंट का, जिसकी वजह से वो अच्छी ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स एंड फोटोग्राफ्स बना पाते हैं। बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा शायद आपको। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो बहुत रिनाउंड आर्टिस्ट होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं, वो ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, फिर उन्हें अरेंज करने की कोशिश करते हैं कि कैसे उन ऑब्जेक्ट्स को हम बेहतर तरीके से अरेंज कर पाएंगे कि वो देखने में खूबसूरत लगे। और जब वो अरेंज कर लेते हैं, जब वो ऑब्जेक्ट को स्टडी कर लेते हैं, तो उसके बेसिस पे फिर वो अपनी ड्राइंग बनाते हैं या पेंटिंग बनाते हैं, स्कल्पचर्स या फोटोग्राफ, जो भी उन्हें क्रिएट करना होता है वो चीजें वो क्रिएट करते हैं। ओके, चलिए, सच आर्टवर्क आर कॉल्ड स्टिल लाइफ। और जो ऐसे आर्टवर्क क्रिएट किए जाते हैं उसे हम स्टिल लाइफ कहते हैं। In a still life, a lot of thoughts is given to the choice of object and how they are arranged. जो स्टिल लाइफ होती है, जो ऐसी तरह की तस्वीरें होती हैं, उसमें बहुत ज्यादा विचार किया जाता है ना, सोचा जाता है कि क्या क्या ऑब्जेक्ट आपने रखने हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट आपने अपनी इमेज में ड्रॉ करने हैं उस स्टिल लाइफ को दर्शाने के लिए, और कैसे आपको उसे अरेंज करना है ना। इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है। पहले तो चॉइस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या-क्या ऑब्जेक्ट चूज़ किए जाएँगे और उन्हें अरेंज कैसे किया जाएगा। फ्लावर, प्लांट्स, वेजिटेबल, फ्रूट,
Food item, clothing, tools and other household objects are also included in still life arrangements. जो स्टिल लाइफ के अरेंजमेंट हम करते हैं, बनाते हैं इनकी तस्वीरें, इनमें हम फूल डाल सकते हैं, फूलों की तस्वीरें डाल सकते हैं, बना सकते हैं, मतलब एक तरह से प्लांट, पेड़ पौधे, वेजिटेबल, फ्रूट, फूड की कुछ आइटम्स होती हैं वो डाल सकते हैं, कपड़े, टूल, जो भी हम चाहें, कुछ घर के ऑब्जेक्ट हो जो हम घर में यूज करते हैं, कुछ भी हम डाल सकते हैं जो भी हमें एस्थेटिक व्यू देता है या फिर जो हमें बहुत खूबसूरत नजर आता है। वाई डू यू थिंक इट इज कॉल्ड स्टिल लाइफ? अब हमने देख लिया कि स्टिल लाइफ क्या होती है, स्टिल लाइफ में हम कैसे ऑब्जेक्ट्स को डालते हैं कि वो खूबसूरत नजर आए, हमें हमें चॉइस करनी पड़ती है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट को हम चूज करेंगे और कैसे उसे अरेंज करेंगे। पर बात यहाँ ये आती है कि मैम आपने तो ये बताया ही नहीं कि स्टिल लाइफ होती क्या है। ओके, व्हाट डू यू थिंक स्टिल लाइफ है? इफ एन ऑब्जेक्ट डजंट हैव लाइफ वुड इट बी स्टिल लाइफ? मतलब अगर किसी चीज में, किसी वस्तु में, किसी ऑब्जेक्ट में जान नहीं है, वो जिंदा नहीं है, तो क्या वो स्टिल लाइफ है? स्टिल लाइफ आर्टवर्क डिपिक्ट थिंग्स दैट आर स्टिल एंड डू नॉट मूव। स्टिल लाइफ आर्टवर्क जो होता है, स्टिल लाइफ का जो असल में मतलब होता है या जो वो डिपिक्ट करता है, वो ये होता है कि जो चीजें स्थिर हैं, जो रुकी हुई हैं, स्टिल हैं, एंड डू नॉट मूव, जो या तो स्थिर हैं और या मूव नहीं कर सकती हैं, उन चीजों के बारे में हमें दर्शाना है। इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द आर्टवर्क, इस आर्टवर्क को बनाने के प्रोसेस में द ऑब्जेक्ट गेट अ लिटिल न्यू लाइफ। तो ये जब हम आर्टवर्क बनाते हैं, स्टिल लाइफ का आप तस्वीर बनाएंगे, कोई पेंटिंग बना रहे हैं जो स्टिल लाइफ डिपिक्ट कर रही है, तो उससे क्या होता है कि हम उस स्टिल लाइफ को, रुकी हुई चीज को हम एक जान दे देते हैं, हम एक जिंदगी प्रोवाइड कर देते हैं। Look at still lifes made by well-known artists and discuss them in your class. अब आप क्या करिए कि आप स्टिल लाइफ के कुछ बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल, जो आर्टिस्ट ने बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाई होती हैं, उसे आप डिस्कस करिए अपनी क्लास में। इस चीज के लिए जो यहाँ पे ये लिखा गया है, मैं क्या करूंगी, मैं आपके लिए एक बहुत ही छोटी सी वीडियो, हो सके तो शॉर्ट वीडियो ऐड करूंगी, जहाँ पे मैं आपको बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, जितने भी हमारे आर्टिस्ट थे उन्होंने स्टिल लाइफ के पेंटिंग्स बनाए हैं, बहुत ब्यूटीफुल आर्ट वर्क बनाए हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट ने स्टिल लाइफ में जान डाल दी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक्टिविटी 5, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, छोटी सी है। अब तो आपका चैप्टर खत्म होने वाला है, मे बी आपको समझ आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया होगा तो, ताकि आपको ऐसी सारी की सारी वीडियोस, आपके लेक्चर्स प्रोवाइड होते रहें। और अगर आपने अभी तक इस लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लेक्चर को लाइक भी कर देना, और कमेंट सेक्शन में मैंने जो आपको रिडल का क्वेश्चन पूछा था, हो सके तो उसका आंसर भी मुझे बताना। ठीक है, चलो एक्टिविटी नंबर 5 को देखते हैं। क्रिएट योर ओन स्मॉल स्टिल लाइफ। अब आपको अपनी खुद की एक स्टिल लाइफ बनानी है, देखते हैं कैसे बनाते हैं। मेक ग्रुप ऑफ 4 to 5 एंड सिट इन अ सर्कल। 4 से 5 बच्चों का एक ग्रुप बनाइए और एक सर्कल में बैठिए। इन द सेंटर ऑफ द सर्कल प्लेस 2 or 3 ऑब्जेक्ट। आप बच्चे एक सर्कल में बैठे हुए होंगे, 5 से 6 बच्चे, तो अपने 5 से 6 बच्चों के सर्कल के बीचों बीच कुछ ग्रुप रखिए, कुछ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट रखिए, 2 or 3 ऑब्जेक्ट आप रख सकते हैं। ट्राई टू पुट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। अब क्या करिए, अपने बिल्कुल बीचों बीच जो आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोशिश करिए इस चीज की कि आप वो डिफरेंट मटेरियल रखें, उस ऑब्जेक्ट के जो बंडल आपने क्रिएट किया होगा उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल रखने की कोशिश करिए। आप बॉटल रख सकते हैं, फ्रूट, मेटल कंपास, वुडन रूलर, पीस ऑफ फैब्रिक, कपड़े का टुकड़ा, कुछ भी आप जो चाहें डिफरेंट डिफरेंट चीजें उसके बीच में रख सकते हैं। ओके, और एनीथिंग दैट इंटरेस्ट यू, और जो कुछ और भी चीजें मान लें आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, आपको अच्छी लगती है देखने में, आप उसे रख सकते हैं। डिस्कस इन योर ग्रुप डिफरेंट वेज द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड एंड अरेंज। अब क्या करिए कि आप डिस्कस करिए अपने ग्रुप में पहले कि कैसे कैसे वो जो आपने ऑब्जेक्ट बीच में रखना है, कैसे आप उसे अरेंज कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी बातचीत करिए आपस में। द ऑब्जेक्ट कैन टच ईच अदर। आप ऐसे भी उन जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बीच में रख सकते हैं कि वो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हो, है ना। और यू कैन स्कैटर देम अराउंड, आप उन्हें दूर दूर भी रख सकते हैं, थोड़ा उनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस भी रख सकते हैं, है ना। टच ईच अदर और स्कैटर देम आउट। मेक श्योर एवरीवन इन द सर्कल कैन सी द अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लियरली।
और इस चीज़ का ख़्याल रखिए कि आपने जो 5 से 6 बच्चों का, ऐसे 5 से 6 बच्चे ग्रुप में आपने बिठाए थे सर्कल में, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 8 बना देते हैं हम, चलो 8 बच्चों का मान लें हमने ग्रुप बनाया था। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ था बिल्कुल बीचों बीच। ओके, ये दो चलो 3 ऑब्जेक्ट हमने रखे हुए थे। इस चीज़ का ट्राई करिए कि सब ऑब्जेक्ट सब बच्चों को क्लियरली विजिबल हो। ओके, सब बच्चे आराम से उसे इजीली देख सकते हो कि बीच में क्या रखा हुआ है और उसे ड्रॉ कर सकते हो। मेक श्योर एवरीवन इन द सर्कल कैन सी द अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लियरली। ऑब्जर्व एंड ड्रॉ द ऑब्जेक्ट टू क्रिएट योर ओन स्टिल लाइफ। अब आप क्या करिए कि जो ऑब्जेक्ट आपको सामने नजर आ रहा है उसे ड्रॉ करिए और अपनी खुद की एक स्टिल लाइफ को क्रिएट करिए। आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग फर्नीचर। अब आपको फर्नीचर ड्रॉ करना है, उसके बारे में हम जानेंगे कैसे हम ड्रॉ करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नीचर यू सी इन स्कूल एंड एट होम। क्या क्या डिफरेंट तरह के फर्नीचर है जो आप स्कूल में या घर में देखते हैं। ऑब्जर्व एंड ड्रॉ एनी 2 और 3 फर्नीचर ऑब्जेक्ट। आप किन्हीं 2 या 3 फर्नीचर ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने की कोशिश करिए और उसे ऑब्जर्व करिए पहले। कंपेयर योर ड्राइंग विद द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। अब जो आपने ड्राइंग बनाई है, जो आपने चित्र बनाया है, उसे एक्चुअल ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करिए। फिर क्या करिए, कंपेयर द स्ट्रेट लाइंस। अब जो स्ट्रेट लाइंस हैं उसे कंपेयर करिए। एंगल को कंपेयर करिए, जो आपने एंगल बनाया है और जो एक्चुअली में उस ऑब्जेक्ट में एंगल है। शेप को कंपेयर करिए जो आपने ड्रॉ की, स्ट्रेट लाइंस के साथ, एंगल्स के साथ और शेप के साथ। ओके, मतलब आपने क्या करना है, आपने अपनी ड्राइंग बनानी है और जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट था उसके साथ अपनी ड्राइंग को कंपेयर करना है। एडिट करिए अपनी ड्राइंग को। यू कैन एडिट योर ड्राइंग सो दैट दे कन्वे डायमेंशन एंड डेप्थ अराउंड द ऑब्जेक्ट। अगर आपको लग रहा है कि कोई डायमेंशन या कोई थोड़ी खराबी आपके ऑब्जेक्ट में आ गई तो आप एडिट भी कर सकते हैं और उसको डायमेंशन और डेप्थ देने के लिए भी आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव। इसे ही हम पर्सपेक्टिव कहते हैं। इट गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस एज दो वी आर सीइंग इट इन फ्रंट ऑफ अस। पर्सपेक्टिव क्या होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो हम उसे देखने मात्र से उसके बारे में क्या समझ पा रहे हैं कि वो 3 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, उसमें स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, कर्व्ड लाइन से बना हुआ है, एंगल क्या है उसमें। जो चीजें हम सिर्फ देखने मात्र से, सिर्फ देखने से एक ऑब्जेक्ट के बारे में समझ पा रहे हैं, है ना, उसे ही हम क्या कहेंगे, पर्सपेक्टिव कहेंगे। देखने का नजरिया आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, इट गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस। ये हमें 3 डायमेंशनल स्पेस का एक फीलिंग दे कि आपने ऐसा कुछ बनाया है एज दो वी आर सीइंग इट इन फ्रंट ऑफ अस। वैसे तो हम उसे अपने चेहरे अपने आंखों के सामने देख रहे हैं, पर वो 3 डायमेंशनल स्पेस का हमें फील देगा। इस तरह की हमने चीजों का ख्याल रखना है, इस तरह का हम पर्सपेक्टिव डेवलप करेंगे आर्ट्स में। ओके, इन स्मॉल ग्रुप look at the work of your peer and analyze whose work has perspective। अब आप जब ग्रुप में काम कर रहे हैं तो आप क्या करिए, अपने पीयर का, अपने दोस्तों का, जो वो तस्वीरें बना रहे हैं उनको भी ऑब्जर्व करिए, उनकी उनकी राय लीजिए, उनसे बात करिए और जानिए कि क्या उनका पर्सपेक्टिव है और आप किस तरह के पर्सपेक्टिव पे काम कर रहे हैं, है ना। और किस किस बच्चे के, जिस जिस बच्चे ने, जिस जिस क्लास के आपके बच्चे ने बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई है, उसका क्या पर्सपेक्टिव है उसे भी जानने की कोशिश करिए। whose work has perspective। Identify the line, shape and form that are helping in showing the perspective। और ये जानिए, ये आइडेंटिफाई करिए कि कौन सी लाइन, शेप, फॉर्म कौन सा पर्सपेक्टिव शो कर रही है और कौन सी चीजें हमें बता पा रही हैं। ओके, चलिए कंटिन्यू। ऑब्जर्व एंड ड्रॉ ऑब्जेक्ट दैट आर अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग। आप ऑब्जर्व करिए और ड्रॉ करिए ऑब्जेक्ट को जो एक बिल्डिंग का पार्ट हो सकते हैं, जैसे कि डोर, विंडो, पाइप, टैप, शटर, फैन एंड लाइट। ये सब चीजें भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। आखिरी में हम देखते हैं, हमारा लास्ट है बस ये, अब वो है मेकिंग अ फ्लिप बुक। वुडंट इट बी फन इफ यू कुड मेक योर ऑब्जेक्ट मूव इन योर ड्राइंग। क्या हो अगर आप एक ऐसी ड्राइंग बना रहे हो जहां पे आप अपने ऑब्जेक्ट को चलता हुआ, मूव करता हुआ दिखा सकते हो। कितना फन होगा ना ये, कितना ब्यूटीफुल होगा ये। यू कैन डू दिस बाय मेकिंग अ फ्लिप बुक। आप इसे एक फ्लिप बुक के रूप में बना सकते हैं। जो आप मूविंग ड्राइंग बनाने की कोशिश करेंगे वो आप एक फ्लिप बुक की तरह से बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है जो नीचे दी गई है।
स्टेप 1, कट एन A4 शीट इनटू 8 इक्वल पीसेस। A4 शीट है आपके पास, आपने उसे 8 इक्वल पीसेस में कट करना है एंड मेक अ पाइल। पाइल मतलब एक के ऊपर एक आपको वो पीस जो आपने 8 इक्वल पीसेस लिए हैं उसे एक के ऊपर एक इकट्ठा करते जाना है। स्टेपल करना है आपने उन पीसेस को टुगेदर फ्रॉम द शॉर्टर साइड। जो छोटी साइड होगी, शॉर्टर साइड होगी, उधर से आपने क्या करना है, उन पीसेस को साथ में ऐसे स्टेपलर से, यहाँ देखिए ये स्टेपल कर दिया आपने, ठीक है। ये यहाँ पे वो 8 पेजेस हैं और यहाँ पे आपने ये स्टेपल कर दिया स्टेपलर से। योर बुक इज रेडी, अब आपकी बुक तैयार हो गई है। स्टेप 2, ऑन द लास्ट पेज ऑफ द फ्लिप बुक, अब जो आपकी फ्लिप बुक का बिल्कुल लास्ट पेज होगा, यहाँ देखिए जैसे ये लास्ट पेज है, ओके। ऑन द लास्ट पेज ऑफ योर फ्लिप बुक चूज एन ऑब्जेक्ट एंड ड्रॉ इट क्लोज टू द राइट एज। अब आप क्या करिए, राइट एज की तरफ, राइट साइड की तरफ, मतलब यहाँ की तरफ को आप ऑब्जेक्ट चूज करिए और उसे बनाइए। ड्रॉ विद अ पेंसिल एंड ऐड अदर डिटेल्स इफ यू लाइक, और आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं पेंसिल से, और भी डिटेल अगर आप डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। When you are happy with your drawing, outline it with a marker. जब आपको लगे कि आपने बहुत ही अच्छी तस्वीर बना ली, आप बहुत खुश हैं अपनी तस्वीर के साथ, when you are happy अपनी ड्राइंग के साथ, तो आउटलाइन करिए उसे मार्कर के साथ, ठीक है। जैसे ये देखिए स्टेप 1 यहाँ हमें बता दिया। स्टेप 2 में आप ऐसे बना सकते हैं, 3 इस तरह की तस्वीर आप बना सकते हैं, चौथा, 5वां, 6th, है ना। जब आप इसे बेटा फ्लिप बुक की तरह से फिर ऐसे वो करके देखेंगे ना, जैसे ये करके बता रहा है, आप वो पन्ने एकदम से पलटेंगे अपने थंब की मदद से, वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वाला आप जब वो करेंगे, पन्ने को पलटेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा ना कि ये मूव कर रहा है, इसके ऊपर से ये टोपी उड़ने लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि इसके ऊपर से ये तो टोपी उड़ने लगी है, तो ऐसा आपको आभास होगा। स्टेप 3 और 6 में देखते हैं। नाउ इट्स टाइम टू ऐड मूवमेंट टू योर ऑब्जेक्ट, अब आपको अपने ऑब्जेक्ट में मूवमेंट ऐड करनी है। ऑन द सेकेंड लास्ट पेज ऑफ योर फ्लिप बुक ट्रेस द फर्स्ट ड्राइंग विद अ पेंसिल। आप क्या करिए, जो आपकी फ्लिप बुक का आपने लास्ट पेज तो ड्रॉ कर लिया था, अब जो सेकेंड लास्ट पेज है ना, उस पे आप ट्रेस करिए अपनी फर्स्ट ड्राइंग को पेंसिल के साथ। अब आप चेंज करिए पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, थोड़ा स्लाइटली सा आप डिफरेंस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे स्टेप 6 में इसकी टोपी उड़ गई है ना, यहाँ पे भी टोपी पूरी नहीं उड़ी है, थोड़ी थोड़ी है, अभी बिल्कुल गायब नहीं हुई है। तो ऐसा आप कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हैं पोजीशन के साथ ऑब्जेक्ट की, वेरी स्लाइटली। रिपीट दिस स्टेप टिल यू हैव ड्रॉन ऑल द पेजेस, जब तक आप सारे पेजेस ना ड्रॉ कर लें तब तक आप रिपीट करिए इन स्टेप्स को। 8 है आपके पास पेजेस, है ना, ये आप ऐसे तस्वीरें बनाएंगे। अब स्टेप 7 है फ्लिप द पेजेस ऑफ योर फ्लिप बुक क्विकली। अब आप क्या करिए, फ्लिप करिए अपने पेजेस को, आप जल्दी जल्दी उन्हें बदलिए, उन पेजेस को जो आपके पास है अपनी फ्लिप बुक के। यू विल सी योर ऑब्जेक्ट मूविंग, अब आपको ऐसा लगेगा कि ये, जैसे अगर आपने ये बच्चा बनाया होगा यहाँ पे, आपको ऐसा लगेगा कि इस बच्चे की जो ये कैप है ना, ये उड़ती हुई नजर आने लगेगी आपको, बहुत ब्यूटीफुल सा आपको नजर आएगा। यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ पेजेस इन द फ्लिप बुक टू हैव मोर मूवमेंट्स। अब आप क्या कर सकते हैं, और भी पेजेस ऐड कर सकते हैं अपनी फ्लिप बुक में, अगर आप चाहते हैं कि आपको मूवमेंट और ज्यादा दिखानी है, ओके। तो ये था हमारा फ्लिप बुक का, हमने ये भी कवर कर लिया, हमने समझ लिया कैसे कैसे है ड्राइंग, फर्नीचर कैसे है, और क्रिएट योर ओन स्टिल लाइफ आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अमृता शेरगिल जी के बारे में हमने पढ़ा, है ना, हमने लाइट एंड शेड, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जान लिया। एंड इसी साथ आपका लेक्चर खत्म हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ पाया होगा, आपको सारी चीज़ें जो जो मैम ने बताई है सब चीज़ें आ गई होंगी। ये आपके पढ़ने का नहीं है बेटा, ये मैम के पढ़ने का था, मैम इन्हें पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जो भी एक्टिविटीज़ प्रैक्टिकल वाले लेवल पे जो आपको परफॉर्म करनी है, मैं कोशिश करूँगी जल्दी उसकी भी वीडियो डाल दूँ, ताकि आप उसे भी समझ सकें और आप बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आर्ट्स को जानें। एंड बेटा कोई भी प्रोफेशन छोटा बड़ा नहीं होता है। मैं तो ऐसा मानती हूँ कि जो आर्टिस्ट होते हैं, जो ड्राइंग बनाते हैं, या जो डांसर्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, वो बहुत वेल्दी होते हैं, बहुत रिच होते हैं, और बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत काम लोग होते हैं, बहुत उनको नॉलेज होता है। तो आप किसी भी प्रोफेशन को कभी छोटा या बड़ा नहीं बोल सकते हैं। इनफैक्ट आर्ट तो एक ऐसी चीज है जो आपके साथ जिंदगी भर चलने वाला है, तो इसे छोटा नहीं समझना है कि ये तो ऐसे ही है, हमें इस बुक को नहीं पढ़ना है, हम तो साइंस पे ज्यादा ध्यान देंगे, मैथ्स पे ज्यादा ध्यान देंगे, आप दीजिए, उसे भी ध्यान देना जरूरी है, पर उसके साथ साथ आप आर्ट को भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है बेटा, क्योंकि ये चीजें ना आपके साथ जिंदगी भर चलने वाली हैं।
आज के लिए, क्लास 6th 7th इनके लिए नहीं, ये ज़िंदगी भर आपके साथ चलेगी। आप ज़िंदगी भर इस चीज़ से बहुत सारी लर्निंग करेंगे, बहुत चीज़ें सीखेंगे और एन्जॉयमेंट करेंगे। आप कभी बोर हो रहे हैं, कभी आप बहुत परेशान हैं, कभी स्ट्रेस में हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप ब्यूटीफुल ड्राइंग करिए, आपका दिमाग थोड़ा रिलैक्स होगा, मन हल्का हो जाता है ना? तो आई होप आज के इस लेक्चर में आपको कुछ डिफ़िकल्ट ना लगा हो, क्योंकि ये है भी नहीं मुश्किल, बहुत आसान-सा था और आपको सब समझ आ गया होगा। तो चलिए, मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अपना ख़्याल रखिएगा। कुछ समझ नहीं आ पाया होगा या कुछ चीज़ आपको लग रही होगी कि थोड़ी डिफ़िकल्ट है, तो मुझसे आप सवाल कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में आप जो क्वेश्चन पूछना चाहें पूछ सकते हैं। जिस तरह का भी आपको सवाल रहेगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी सारी वीडियोज़ इस चैनल पे आती रहें आपको। 6th क्लास से लेके आगे भी जब आप फर्दर क्लासेस में जाएँगे, सारा का सारा कंटेंट, सारा डेटा आपको इस चैनल पे मिलेगा। और जो आप कंटेंट माँगेंगे, उससे मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि मैं बेहतर कंटेंट आप तक पहुँचा पाऊँ। तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको समझ में आया? क्या चीज़ें आपको लगा कि आपको अभी समझ नहीं आ रही हैं, उन्हें फिर से समझाया जाए, मैं उसके लिए फिर से वीडियो ऐड कर दूँगी। और अपना ख़्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप अपनी पढ़ाई करते रहें और ज़रूर पढ़िए, आर्ट को बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एंड अभी फर्स्ट चैप्टर है, जुड़े रहिए चैनल के साथ, हम आगे सारे वीडियोज़ करवाने वाले हैं। एंड अपना ख़्याल रखिए, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।